चलो एक जबरदस्त शुरुआत करते हैं। ऐसी कहानी जो आपको झकझोर देगी और दिखाएगी कि कैसे एक आम लड़के ने, जो साधारण से परिवार से था, अपनी मेहनत, हिम्मत और दिमाग के बल पर इंडिया का सबसे बड़ा बैंक बनाया, HDFC बैंक। इसे समझो जैसे एक कहानी जिसमें बचपन की तंग गलियों से निकलकर बिना बड़े पैसों या कनेक्शंस के एक आदमी ने अपने देश के लोगों के लिए सपनों का घर और भरोसे का बैंक बनाया। उस दौर में जब घर लेना आसान नहीं था और बैंकिंग सिस्टम बोझिल और धीमा था, उसने नए जमाने का बैंक बनाया, तेज, स्मार्ट और हर ग्राहक का दोस्त। ये कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं थी, बल्कि सालों की मेहनत, धैर्य और स्मार्ट प्लानिंग का कमाल था। उसने रिस्क को संभाला, टेक्नोलॉजी को अपनाया और एक ऐसा सिस्टम बनाया जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल गया। तो तैयार हो जाइए इस कहानी के लिए, जहां हम देखेंगे कैसे एक पोर बॉय ने अपनी काबिलियत और जुनून से बनाया HDFC। सिर्फ एक बैंक नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक क्रांति की धड़कन। एक ऐसी कंपनी जिसने रियल एस्टेट बबल, फाइनेंशियल क्राइसिस और कोविड के इकोनॉमिक मेल्टडाउन के बाद भी सिर्फ सरवाइव नहीं किया, डोमिनेट किया। जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया हिल रही थी, 2008 में जब अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक दिवालिया हो गया, यूरोप कर्ज में डूबा हुआ था, भारत में रियल एस्टेट क्रैश हो गया और फिर आया कोरोना, जिसने पूरी इकोनॉमी की कमर तोड़ दी। हर सेक्टर कांप रहा था, लेकिन एक नाम चुपचाप, बिना शोर किए, लगातार ऊपर चढ़ रहा था, HDFC बैंक। ये कोई रातों रात बनी सक्सेस स्टोरी नहीं है। ये है 20 सालों की शांत लेकिन जानदार मेहनत, जो एक दिन ब्लास्ट करके बन गया भारत का नंबर 1 बैंक। जब दुनिया मस्ती कर रही थी, ये बैंक सिस्टम बना रहा था। जब बाकी बैंक शॉर्टकट्स ले रहे थे, HDFC बैंक डिसिप्लिन में इन्वेस्ट कर रहा था। और आज HDFC बैंक बन चुका है भारत का नंबर 1 बैंक। हाँ, नंबर 1 सिर्फ वैल्यूएशन में नहीं, बल्कि ट्रस्ट में, टेक्नोलॉजी में, सर्विस में, कस्टमर बेस में, हर पैमाने पर। लेकिन असली सवाल यह है, क्या सिर्फ एक मर्जर ने सब कुछ बदल दिया, या इसके पीछे कोई गहरा, लंबा सोचा हुआ गेम प्लान था? लोग कहते हैं HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का मर्जर हुआ, तभी इतना बड़ा बन गया। लेकिन सच्चाई क्या है? मर्जर नहीं, ये तो उस प्लानिंग का नतीजा था जो दशकों से चल रही थी। पीछे क्या चल रहा था? बेहतरीन एग्जीक्यूशन, दमदार लीडरशिप, डेटा पर फैसले, फोकस्ड विजन, नो ड्रामा, फुल डिसिप्लिन। ये कहानी है एक इंडियन कॉर्पोरेट आइकॉन की, जहां हर फैसला स्ट्रैटेजिक था, हर क्राइसिस को मौका बनाया गया। ये सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं, ये स्ट्रैटेजी, विजन और एग्जीक्यूशन का मास्टर क्लास है। तो अगर आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ एक बैंक की कहानी है, नहीं, ये एक असली धंबिये का सबक है। ये है एक ब्लूप्रिंट, कैसे बिना शोर के एक ब्रांड को दैत्य बनाया जाता है। ये सबूत है कि अगर आप सिस्टम सही बना ले, तो दुनिया का कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता। आज इस वीडियो में हम करेंगे HDFC बैंक की पूरी कहानी अनलॉक, स्टार्टअप से लेकर सुपर पावर बनने तक, एक ब्रांच से लेकर 8000+ तक, 50 रुपए करोड़ से 11 लाख रुपए करोड़ मार्केट कैप तक, पहले कस्टमर से 9 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स तक। ये ग्रोथ नहीं, ये एक सुपरनोवा है। तो चाय लेकर बैठ जाओ या नोटबुक खोल लो, क्योंकि ये वीडियो है बैंकों की दुनिया का नेटफ्लिक्स। वार्निंग, ये वीडियो टाइम पास नहीं है, ये एक फाइनेंशियल थ्रिलर है जो देगा आपको रियल इंसाइट्स, शॉक्स और सीरियस पावर मूव्स। पेन निकालिए, दिमाग खोलिए, क्योंकि अब शुरू हो रही है भारत के नंबर 1 बैंक की अनचेन कहानी। लेट्स रोल डॉट। सबसे पहले एक कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। HDFC और HDFC बैंक एक ही चीज नहीं है। दोनों अलग कंपनियां थी, अलग पर्पज के साथ, लेकिन एक ही ग्रुप से बिलोंग करती थी।
पहले आई HDFC लिमिटेड, फिर बाद में HDFC बैंक। 1977 में इंडिया में एक बड़ी दिक्कत थी। लोगों के पास घर लेने का सपना तो था, लेकिन उस सपने तक पहुंचने का कोई आसान रास्ता नहीं था। उस टाइम पर किसी मिडिल क्लास आदमी के लिए होम लोन लेना लगभग इम्पॉसिबल था। सरकारी बैंक ज्यादा सपोर्ट नहीं करते थे, प्राइवेट फाइनेंस ऑप्शंस कम थे, और जहां थे भी वहां इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा था। तब एक आदमी आए, हसमुख भाई पारेख। उन्होंने बोला, अगर आम आदमी को घर चाहिए तो उसके लिए एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। और यहीं से शुरुआत हुई HDFC लिमिटेड की। फुल नाम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। उनका सिंपल मिशन था लोगों को घर के लिए लोन देना, अफोर्डेबल और आसानी से एक्सेसिबल तरीके से। ये चैरिटी नहीं था, ये एक स्मार्ट बिजनेस आइडिया था, जहां प्रॉफिट भी हो और लोगों की मदद भी। HDFC लिमिटेड ने होम लोन देने का प्रोसेस आसान बनाया, ट्रस्ट बिल्ड किया और ग्रेजुअली पूरे इंडिया में अपनी रेपुटेशन बना ली। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं एक 990S के इंडिया में। कंट्री डेवलप हो रही थी, इकोनॉमी ओपन हो रही थी, और RBI ने डिसाइड किया प्राइवेट बैंक को भी लाइसेंस मिलना चाहिए। इसका मतलब था कि अब प्राइवेट कंपनियां भी अपने बैंक खोल सकती थी। नए आइडियाज, बेहतर सर्विस और टेक्नोलॉजी के साथ। यही मोमेंट HDFC लिमिटेड ने पकड़ा। उन्होंने सोचा कि सिर्फ घर के लिए फाइनेंस देना काफी नहीं, पूरी बैंकिंग सिस्टम में एंटर करते हैं। और 1994 में उन्होंने लॉन्च किया HDFC बैंक। HDFC बैंक का मिशन था क्लियर, मॉडर्न, एफिशिएंट, कस्टमर फ्रेंडली बैंकिंग देना। जहां दूसरे पब्लिक बैंक पेपरवर्क और स्लो सर्विस में फंसे हुए थे, HDFC बैंक ने फास्ट सर्विस, बेहतर कस्टमर केयर और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से काम करना शुरू किया। और इस बैंक के पहले CEO बने आदित्य पुरी, जिन्होंने बैंक को एक बिजनेस माइंडसेट के साथ बिल्ड किया। सिर्फ एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं, तो एक तरफ HDFC लिमिटेड था जो घर देने में मदद करता था, दूसरी तरफ HDFC बैंक था जो बैंकिंग का एक्सपीरियंस मॉडर्न बना रहा था। दोनों अलग कंपनियां, लेकिन एक ही विजन के साथ, इंडियन मिडिल क्लास को एम्पावर करना, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाना। ये थी शुरुआत। आगे आएगा वो फेज जहां HDFC बैंक ने इंडिया के प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर का गेम ही बदल दिया। 1990 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आ रहा था। सरकार ने अपने पुराने बंद आर्थिक ढांचे को खोलना शुरू किया, जिससे देश में नए अवसर और प्रतियोगिता पैदा हुई। इस दौर को हम लिबरलाइजेशन कहते हैं। इससे पहले भारत के बड़े सार्वजनिक बैंक जैसे SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंकिंग सिस्टम बहुत धीमा और जटिल था। ग्राहकों को बैंक में काम करवाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था, बहुत सारा पेपर वर्क होता था, और सेवा में पारदर्शिता या ग्राहक केंद्रितता नहीं होती थी। इस वजह से आम लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जुड़ना मुश्किल लगता था। इसी समय जब देश नई सोच और नए बदलाव के रास्ते पर था, तब HDFC बैंक ने प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में कदम रखा। HDFC बैंक ने एक अलग तरीका अपनाया जो पुराने पब्लिक बैंकिंग सिस्टम से बिल्कुल अलग था। उनका मकसद था कि बैंकिंग को आसान, तेज और ग्राहक के लिए सुविधाजनक बनाया जाए। सबसे बड़ी बात थी उनकी टेक फर्स्ट सोच, यानी उन्होंने तकनीक को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। बैंकिंग में कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल कर वे ग्राहकों को तेज और सटीक सेवाएं देने लगे। इससे बैंक का कामकाज पहले से काफी बेहतर और तेज हो गया। लोग घर बैठे या ऑफिस से ही अपनी बैंकिंग जरूरतें पूरी कर सकते थे, जो पहले मुमकिन नहीं था। इसके साथ ही HDFC बैंक पूरी तरह से ग्राहक केंद्रित, कस्टमर सेंट्रिक था। इसका मतलब है कि वे अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझते थे और उनके लिए बेहतर प्रोडक्ट्स और सेवाएं बनाते थे। बैंक ने पेपर वर्क कम किया, ग्राहक सेवा को बेहतर बनाया और ग्राहकों के अनुभव को आसान और सरल बनाने पर ध्यान दिया। तीसरी खास बात थी उनका रिस्क स्मार्ट अप्रोच।
बैंकिंग में रिस्क बहुत बड़ा मुद्दा होता है। अगर सही तरीके से नहीं संभाला गया तो नुकसान हो सकता है। HDFC बैंक ने रिस्क को समझदारी से मैनेज किया ताकि न केवल बैंक बल्कि ग्राहक भी सुरक्षित रहें। उन्होंने सही कस्टमर को लोन दिए, अपने फाइनेंशियल रिस्क को संतुलित रखा और भरोसेमंद तरीके से काम किया। इस नए मॉडल के पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत थी, आदित्य पुरी। उन्हें HDFC बैंक का पहला CEO बनाया गया। आदित्य पुरी एक विजनरी लीडर थे जिन्होंने बैंकिंग को सिर्फ एक फाइनेंशियल सेवा नहीं बल्कि एक कॉर्पोरेट प्रोडक्ट की तरह देखा। उन्होंने बैंक की पूरी स्ट्रक्चरिंग, सिस्टम और कल्चर को इतना मजबूत और आधुनिक बनाया कि बैंक ने बहुत तेजी से ग्राहकों का भरोसा हासिल किया। उन्होंने टीम बनाकर बैंक की सेवाओं को लगातार बेहतर किया और टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल किया। आदित्य पुरी की दूरदर्शिता और HDFC बैंक की नई सोच ने मिलकर भारतीय बैंकिंग सेक्टर में एक क्रांति ला दी। जहां दूसरे बैंक धीरे धीरे और पुराने तरीके से काम कर रहे थे, वहीं HDFC बैंक ने तेज, भरोसेमंद और ग्राहक फ्रेंडली सेवाएं शुरू की। धीरे धीरे HDFC बैंक ने देश के मिडिल क्लास और युवा प्रोफेशनल्स के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाई। उनका बैंकिंग का अनुभव बिल्कुल नया और सुविधाजनक था, जिससे लोग खुश हुए और उन्हें अपना बैंक मानने लगे। इस तरह 1990 के दशक में भारत में जब बैंकिंग सेक्टर बदलाव की ओर बढ़ रहा था, तब HDFC बैंक ने अपने नए तरीके और नेतृत्व के कारण प्राइवेट बैंक रेवोल्यूशन की शुरुआत की। ये दौर भारतीय बैंकिंग इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि इसने पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम को चुनौती दी और ग्राहक केंद्रित, टेक्नोलॉजी आधारित बैंकिंग की नींव रखी। इस बदलाव ने न सिर्फ HDFC बैंक को सफल बनाया, बल्कि पूरे भारत के बैंकिंग सेक्टर का चेहरा बदल दिया, जिससे लाखों लोगों को बेहतर सेवाएं मिल सकी और बैंकिंग ज्यादा लोगों के लिए आसान और भरोसेमंद बन गई। यही थी HDFC बैंक की वो कहानी जिसने भारतीय बैंकिंग को एक नई दिशा दी और देश में प्राइवेट बैंकिंग क्रांति की शुरुआत की। HDFC बैंक ने अपनी ग्रोथ को तेज और पक्की बनाने के लिए 3 बड़े धमाकेदार कदम उठाए, जिनकी वजह से वो इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद बैंक बन गया। चलिए, ये 3 सुपर मूव्स क्या थे, उसे बिल्कुल आसान और हाई एनर्जी तरीके से समझते हैं। पहला सुपर मूव था रिटेल बैंकिंग का किंग बनना। हर आम आदमी के पास बैंकिंग की जरूरतें होती हैं, चाहे वो अपना बचत खाता, सेविंग्स अकाउंट हो, चालू खाता, करंट अकाउंट, क्रेडिट कार्ड हो या फिर EMI इंस्टॉलमेंट प्लान पर कुछ खरीदना हो। HDFC बैंक ने समझ लिया कि लोगों को बैंकिंग सेवाएं आसान, तेज और भरोसेमंद चाहिए। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को इस तरह डिजाइन किया कि हर कोई आसानी से उनका इस्तेमाल कर सके। मतलब, बैंकिंग को जटिल बनाने की बजाय उन्होंने उसे सिंपल और कस्टमर फ्रेंडली बनाया। उनके क्रेडिट कार्ड्स, लोन प्लान्स और अकाउंट्स हर किसी की जेब और जरूरत के मुताबिक थे। और सबसे खास बात, ये सारी सेवाएं हर छोटे शहर और गांव तक पहुंचाई गई। इस कदम ने HDFC बैंक को पूरे देश में सुपर फेमस और लोगों के दिलों में राजा बना दिया। दूसरा सुपर मूव था रिस्क कंट्रोल, यानी खतरे से बचाव करना। 2008 में जब पूरी दुनिया के बड़े बड़े बैंकिंग सिस्टम हिल गए और अमेरिका में लेमन ब्रदर्स गिर गया, तब बहुत सारे बैंक डूबने लगे। लेकिन HDFC बैंक इस तूफान में भी बिल्कुल मजबूत और स्थिर रहा। क्यों? क्योंकि HDFC बैंक का लेंडिंग सिस्टम बहुत ही सख्त और सोच समझ कर था। उन्होंने कोई भी ऐसा लोन नहीं दिया जो रिस्की हो या जिस पर भरोसा करना मुश्किल हो। मतलब, उन्होंने कोई शैडी, फरेब वाली सबप्राइम लोन नहीं दिए, कोई शॉर्टकट नहीं लिया। उनकी पूरी स्ट्रैटेजी थी एक्शन पहले, प्रॉफिट बाद में। इसी वजह से जब बाकी बैंक धड़ाम हो रहे थे, HDFC बैंक ने अपनी मजबूती दिखाई और लोगों का भरोसा और बढ़ा। तीसरा सुपर मूव था टेक्नोलॉजी में जबरदस्त निवेश। इस टाइम पर कई बैंक अभी भी पुराने जमाने के तरीके से काम कर रहे थे। रजिस्टर में नोट्स लिखना,
मैन्युअल कैलकुलेशन करना। लेकिन एचडीएफसी बैंक ने बिल्कुल उल्टा रास्ता चुना। उन्होंने जल्दी से क्लाउड कंप्यूटिंग और मोबाइल बैंकिंग पर जोर दिया। मतलब जब बाकी बैंक पुराने सिस्टम में फंसे थे, एचडीएफसी बैंक मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग और तेज डिजिटल सेवाएं देने लगा। इससे ग्राहकों को बैंक जाने की जरूरत कम हो गई। बैंकिंग हर जगह और हर वक्त उपलब्ध होने लगी। उनका मोबाइल ऐप इतना आसान और यूजर फ्रेंडली था कि युवा और बुजुर्ग दोनों इसे पसंद करने लगे। ये टेक्नोलॉजी ने बैंक को अगले लेवल पर पहुंचा दिया और इसे भविष्य के लिए तैयार कर दिया। तो देखिए, ये 3 सुपर मूव्स, रिटेल बैंकिंग में किंग बनना, रिस्क को कंट्रोल में रखना और टेक्नोलॉजी में भारी निवेश करना, इन सब ने मिलकर एचडीएफसी बैंक की ग्रोथ की कहानी को सुपर स्पीड दी। इन कारणों से एचडीएफसी बैंक न सिर्फ भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक बना, बल्कि लोगों के दिलों में एक भरोसेमंद साथी भी बन गया। और यही वजह है कि आज भी एचडीएफसी बैंक की पकड़ इंडियन मार्केट पर इतनी मजबूत है। वो हमेशा आगे की सोचता है, हर ग्राहक की जरूरत समझता है और हर स्थिति में स्मार्ट और सुरक्षित रहता है। मतलब बैंकिंग की दुनिया में एचडीएफसी बैंक ने गेम ही बदल दिया। 2022 में ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे इंडियन बैंकिंग और फाइनेंस की दुनिया हिला दी। जी हां, एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक ने मिलकर एक बड़ा जबरदस्त मर्जर किया। इसे इंडिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट मर्जर माना गया, जिसकी वैल्यू 5 लाख रुपए करोड़ से भी ऊपर थी। मतलब ये कोई मामूली बात नहीं थी। पूरे मार्केट में तहलका मच गया। तो सवाल ये है, आखिर हुआ क्या? क्यों हुई ये बड़ी मर्जर? आइए इसे बड़े सिंपल और हाई एनर्जी अंदाज में समझते हैं। पहली वजह थी एचडीएफसी लिमिटेड को लिक्विडिटी चाहिए थी। मतलब एचडीएफसी लिमिटेड को अपने पास ज्यादा नकदी चाहिए थी ताकि वो और ज्यादा घरों को लोन दे सके, अपने बिजनेस को बढ़ा सके। ये ऐसा है जैसे आपके पास बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन कैश की कमी हो तो नए ऑर्डर नहीं ले सकते। इसलिए एचडीएफसी लिमिटेड ने सोचा कि क्यों न बैंक के साथ मिलकर अपनी ताकत और कैश पावर बढ़ाई जाए। दूसरी वजह थी एचडीएफसी बैंक के पास बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, कस्टमर्स और स्केल था। मतलब बैंक के पास इतने ग्राहक और इतने सारे ब्रांच थे कि वो अपने प्रोडक्ट्स और सेवाओं को हर कोने तक पहुंचा सकता था। बैंक के पास पैसा भी था, पर एचडीएफसी लिमिटेड की ताकत और बैंक के कस्टमर बेस को मिलाकर बहुत बड़ा फायदा हो सकता था। तीसरी और सबसे जबरदस्त वजह, मर्जर से एक कंबाइंड एंटिटी बन गया जिसकी बैलेंस शीट सुपर पावरफुल हो गई। बैलेंस शीट क्या होती है? इसे हम ऐसे समझें, ये बैंक या कंपनी की ताकत का हिसाब किताब होता है, जिसमें उनके पास कितना पैसा है, कर्ज कितना है और वो कितना कमा रहे हैं। जब एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक ने अपने सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को मिलाया तो उनकी ताकत इतनी बढ़ गई कि वो मार्केट में सबसे मजबूत खिलाड़ी बन गए। मतलब अब उनके पास इतना पैसा, इतना नेटवर्क और इतनी ताकत थी कि दूसरे बड़े बैंक जैसे आईसीआईसीआई, एसबीआई और एक्सिस भी उनसे मुकाबला करने में मुश्किल महसूस करने लगे। ये मर्जर सिर्फ एक बड़ी डील नहीं थी, बल्कि एक गेम चेंजर था। इससे एचडीएफसी की ब्रांड वैल्यू और मार्केट पोजीशन दोनों ने नई ऊंचाई छुई। साथ ही ये मर्जर देश के फाइनेंस सेक्टर में नई मिसाल बन गया। अब सोचिए, जब दो इतने बड़े और शक्तिशाली खिलाड़ी मिल जाते हैं तो उनके ग्राहक और भी ज्यादा बेनिफिट में होते हैं। बैंकिंग सेवाएं और बेहतर, तेज और भरोसेमंद हो जाती है। नए प्रोडक्ट्स, नए ऑफर्स और ज्यादा फंडिंग ऑप्शंस मिलते हैं। ये मर्जर न सिर्फ एचडीएफसी की ताकत बढ़ाता है, बल्कि पूरे भारतीय बैंकिंग सेक्टर की ताकत भी। कुल मिलाकर 2022 का ये मर्जर एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के लिए एक सुपर बूस्ट था। उन्होंने अपनी अलग अलग ताकतों को मिलाकर एक ऐसी सुपर कंपनी बना ली जो अब बैंकिंग और फाइनेंस की दुनिया में सबसे बड़े खिलाड़ी बन गई है, और इसका असर आज भी इंडियन मार्केट में दिखता है। ये मर्जर आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और एक्सिस जैसे दिग्गजों के लिए
एक बड़ा चैलेंज बन गया है। HDFC की ये नई ताकत अब देश की बैंकिंग इंडस्ट्री का गेम ही बदल रही है। तो इस मर्जर ने साबित कर दिया कि सही टाइम पर सही फैसले लेना कितना जरूरी होता है। जब दो बड़ी ताकतें एक हो जाती हैं, तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता। सीक्रेट सॉस ऑफ सक्सेस, वो खास बात जो HDFC बैंक को अलग बनाती है। सबसे पहली बात, डिसिप्लिन यानी अनुशासन की संस्कृति। HDFC बैंक में काम करने वाले लोग एकदम फोकस्ड और डेडिकेटेड थे। उन्होंने कोई शॉर्टकट नहीं लिया, हर काम को सही तरीके से किया। कोई आलस्य नहीं, कोई बहाना नहीं। बैंकिंग में यह डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसा, भरोसा और सुरक्षा का सवाल है। दूसरी सबसे बड़ी वजह, कोई राजनीतिक दखलंदाजी नहीं। भारत के कई बड़े बैंक सरकारी होते हैं, जहां राजनीति का बहुत असर होता है, लेकिन HDFC बैंक ने हमेशा खुद को राजनीति से दूर रखा। इसका मतलब है कि बैंक के फैसले और प्लानिंग सिर्फ बिजनेस के हिसाब से होते थे, ना कि किसी राजनीतिक दबाव के चलते। इस वजह से बैंक अपने काम में पूरी तरह से फोकस कर पाया। तीसरा पॉइंट, टॉप टियर टैलेंट का रहना, यानी HDFC बैंक में हमेशा सबसे बेहतरीन और टैलेंटेड लोग काम करते रहे। जब बाकी जगह लोग जल्दी जल्दी बदलते थे या टैलेंट बाहर चला जाता था, HDFC ने उसे रोक कर रखा। ये लोग बैंक को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, नए आइडियाज लाते हैं और हर मुश्किल को आसान बना देते हैं। चौथा सबसे बड़ा राज, एग्जीक्यूशन, मतलब काम को अमली जामा पहनाना, और हाइप यानी दिखावा नहीं। बाकी बैंक बड़े बड़े विज्ञापन और मार्केटिंग में पैसे उड़ाते थे, मगर HDFC बैंक चुपचाप अपने सिस्टम्स और सर्विस को बेहतर बना रहा था। इसलिए जब मार्केटिंग खत्म होती थी, तो HDFC बैंक के पास वाकई मजबूत बुनियाद होती थी। ये वो बात है जिससे बैंक लंबे समय तक टिकता है। क्रिटिसिज्म, कंट्रोवर्सीज, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हर कहानी के दो पहलू होते हैं, और HDFC बैंक की भी कुछ आलोचनाएं रही। कुछ लोग कहते हैं कि सर्वर आउटेजेस, मतलब जब सबसे ज्यादा ग्राहक बैंकिंग करना चाहते थे, तब सर्वर डाउन हो जाता था। यह बहुत बड़ा झटका होता है, क्योंकि आज के जमाने में तेज और भरोसेमंद डिजिटल सेवा चाहिए। एग्रेसिव क्रॉस सेलिंग, मतलब बैंक कभी कभी ज्यादा ही पक्का प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करता था, जिससे ग्राहकों को बेचैनी होती थी। कस्टमर सपोर्ट इश्यूज ग्राहक सेवा में भी कभी कभी दिखते आई, जैसे लंबी कॉल्स, जल्दी जवाब न मिलना। लेकिन हकीकत यह है कि HDFC बैंक ने हर बार इस फीडबैक को सुना, समझा और सुधार किया। यही वजह है कि ग्राहक आज भी इस बैंक पर भरोसा करते हैं। जब कोई गलती होती है और आप उससे सीखते हैं, तो वही सच्चा भरोसा बनता है। देखो, HDFC बैंक की मार्केट कैप यानी कंपनी की कुल कीमत करीब 11 लाख करोड़ रुपए है। ये बहुत बड़ा नंबर है, जो दिखाता है कि बाजार में लोग इस बैंक को कितना मजबूत और भरोसेमंद मानते हैं। अब SBI की बात करें, तो इसका मार्केट कैप करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए है, यानी HDFC बैंक की तुलना में थोड़ा कम। भले ही SBI के ग्राहक बहुत ज्यादा है, लगभग 48 करोड़ लोग। SBI भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, इसलिए ग्राहक संख्या बहुत ज्यादा है। फिर ICICI बैंक है, जिसका मार्केट कैप लगभग 7.2 लाख करोड़ रुपए है और इसके करीब 6 करोड़ ग्राहक है। ये भी काफी बड़ा बैंक है, लेकिन HDFC बैंक के मुकाबले थोड़ा छोटा है। एक्सिस बैंक की मार्केट कैप करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए है और इसके ग्राहक लगभग 4 करोड़ है। इसका साइज बाकी तीनों से काफी छोटा है। तो साफ साफ बात यह है, HDFC बैंक के पास ग्राहक संख्या तो SBI जितनी ज्यादा नहीं, लेकिन कुल मार्केट वैल्यू यानी बाजार में उसकी कीमत सबसे ज्यादा है। इसका मतलब है कि निवेशक और बाजार HDFC बैंक को बहुत ज्यादा भरोसेमंद और मजबूत मानते हैं। और ये मार्केट कैप, ग्राहक संख्या और बैंक की पहुंच, तीनों में HDFC बैंक ने प्राइवेट सेक्टर में अपना दबदबा जमाया हुआ है। बाकी बैंक भी बड़े हैं, लेकिन HDFC बैंक ने जो कमाल किया है, उससे वो सबसे आगे है। इसलिए
अगर आप बैंकिंग की दुनिया में नंबरों की बात करें तो HDFC बैंक सबसे बड़ा खिलाड़ी है, खासकर प्राइवेट सेक्टर में। द फ्यूचर ऑफ HDFC आगे क्या है? अब जब HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक मिलकर एक बड़ी ताकत बन चुके हैं तो उनके प्लान भी बड़े और जबरदस्त हैं। ग्लोबल एक्सपांशन, यानी HDFC बैंक सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया भर में अपना बिजनेस बढ़ाएगा, बड़े ग्लोबल मार्केट्स में अपनी पहुंच बनाएगा। फिनटेक कंपटीशन से लड़ाई। आज के जमाने में पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जैसे फिनटेक कंपनियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। HDFC बैंक इनसे पीछे नहीं रहेगा बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी को और मजबूत करके उनसे टक्कर लेगा। AI पावर्ड बैंकिंग सिस्टम्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगा ताकि बैंकिंग और भी तेज, आसान और स्मार्ट हो जाए। मतलब आपके लिए बैंकिंग का अनुभव सुपर स्मूथ और पर्सनल होगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन के नए मॉड्यूल्स हर भारतीय को बैंकिंग सेवाएं देने के लिए नए तरीके लाएगा, चाहे वो शहर हो या गांव, अमीर हो या गरीब, हर किसी के लिए बैंकिंग को आसान और किफायती बनाएगा। बिल्कुल। चलिए अब आपको HDFC बैंक की जबरदस्त कहानी से मिलने वाले जबरदस्त सबक एकदम हाईटेन, आसान और दमदार भाषा में समझाता हूं। ये वो लेसन्स हैं जो हर कोई, चाहे आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, स्टूडेंट हो या फिर इन्वेस्टर, अपने जीवन में अपनाना चाहिए। साथ ही हम इस वीडियो का धमाकेदार अंत भी करते हैं। HDFC फेनोमेनन से सीखने लायक सबसे बड़ी बातें। 1. फोकस ऑन एग्जीक्यूशन, नॉट PR। सबसे पहले ये जान लो, दुनिया में बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन काम करना सबसे बड़ा काम है। HDFC बैंक ने कभी भी बड़े बड़े विज्ञापन या फ्लैशी मार्केटिंग पर अपना पूरा ध्यान नहीं लगाया, बल्कि उसने अपने काम को बखूबी किया। मतलब आप चाहे कितना भी होशियार क्यों न हो, अगर अपने काम को सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो सब बातें बेकार हैं। ये बैंक क्वाइटली, चुपचाप अपने सिस्टम्स और प्रोसेस को मजबूत करता रहा। इसका नतीजा, जब जरूरत आई तो HDFC बैंक ने बाजार में सबको पीछे छोड़ दिया। इसलिए सीख ये है कि दिखावा मत करो, बल्कि काम ऐसा करो कि लोग खुद आपके काम की तारीफ करें। 2. रिस्क मैनेजमेंट इज सेक्सी। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि ज्यादा रिस्क लेना ही जिंदगी में आगे बढ़ने का तरीका है, लेकिन HDFC बैंक ने दिखाया कि रिस्क को समझदारी से संभालना असली सुपर पावर है। 2008 की बड़ी आर्थिक मंदी में जब बहुत से बैंक डूब गए, HDFC बैंक स्थिर रहा, क्योंकि उसने बिना सोचे समझे रिस्की लोन्स नहीं दिए। उसने अपना लेंडिंग सिस्टम अल्ट्रा कॉशियस रखा, मतलब बिना जांच पड़ताल के कोई भी पैसा नहीं दिया। इससे हमें यह लेसन मिलता है कि जोखिम लेना ठीक है, लेकिन अंधाधुंध नहीं। अपने कदम सोच समझ के बढ़ाओ और हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनो। 3. प्ले द लॉन्ग गेम। HDFC बैंक ने शुरुआत से ही छोटी छोटी जीतों के बजाय बड़ा सोचकर काम किया। उसने जल्दी पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट्स नहीं लिए। उनका फोकस हमेशा लॉन्ग टर्म सक्सेस पर था, यानी धैर्य और सतत मेहनत से बड़ा लक्ष्य हासिल करना। ये बात आपको हर फील्ड में अपनानी चाहिए, चाहे पढ़ाई हो, बिजनेस हो या इन्वेस्टमेंट। छोटी छोटी जल्दी मिलने वाली खुशियों की बजाय बड़ा सपना देखो और लगातार मेहनत करो। 4. मर्ज व्हेन इट्स विन विन। 2022 का जो बड़ा धमाका हुआ, HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का मर्जर, ये सिर्फ बड़ा बिजनेस डील नहीं था, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक सोच का नमूना था। जब दोनों कंपनियों को लगा कि मिलकर काम करने से दोनों को फायदा होगा, तो उन्होंने कदम बढ़ाया। ये सिखाता है कि हमेशा अकेले काम करने की बजाय सही मौके पर सही पार्टनर के साथ मिलकर बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। ये भी समझो कि मर्जर तभी करो जब ये दोनों पक्षों के लिए फायदे का सौदा हो, तभी ये लंबा चलेगा। 5. ऑलवेज अडैप्ट विद टेक। आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी ही राज करती है।
HDFC बैंक ने ये बात सबसे पहले समझ ली थी। जब बाकी बैंक पुराने तरीके से काम कर रहे थे, तब HDFC ने मोबाइल बैंकिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, AI जैसी टेक्नोलॉजी में निवेश करना शुरू किया। इस वजह से वो बाजार में सबसे आगे रहा और ग्राहकों को तेज, आसान और स्मार्ट सेवाएं दे पाया। इसलिए आपकी भी आदत होनी चाहिए समय के साथ चलना, नई चीजें सीखना और अपने काम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। ये कहानी धम्बिये की किताबों की केस स्टडी नहीं, असली जिंदगी का ब्लूप्रिंट है। अक्सर हम बड़े बड़े धम्बिये वाले कॉलेजों में केस स्टडीज पढ़ते हैं जो सिर्फ थ्योरी लगती है, लेकिन HDFC बैंक की ये कहानी एकदम रियल वर्ल्ड की स्ट्रेटेजी है जो दिखाती है कि कैसे सही सोच, सही फैसले और सही एग्जीक्यूशन से आप भी बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हो। धमाकेदार आउट्रो, आपकी बारी। अगर ये वीडियो आपको नया सोचने पर मजबूर कर गया है तो कमेंट में लिखो HDFC हसल, डिसिप्लिन, फोकस, क्लैरिटी। यानी इस बैंक की सफलता का फॉर्मूला है लगातार मेहनत, अनुशासन, पूरा ध्यान और साफ सोच। और हाँ, अगर आपको ऐसे और केस स्टडीज पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और बताएं कि अगला टॉपिक क्या हो। अंत में, इन्वेस्ट स्मार्ट, लर्न फास्ट। दोस्तों, आज के जमाने में सफलता का मंत्र यही है, स्मार्ट तरीके से निवेश करो, जल्दी सीखो और अपने आसपास की सफल कहानियों से प्रेरणा लो। इंडिया जैसे देश में जहां हर दिन कोई नई सफलता की कहानी बन रही है, वहां पीछे रह जाना मतलब खुद को मौका देना छोड़ देना। इसलिए आगे बढ़ो, अपने सपनों को पूरा करो और HDFC बैंक जैसी सफलताओं से सीख लेकर अपने जीवन की कहानी भी लिखो। तो ये थी HDFC बैंक की कहानी से मिलने वाली सबसे बड़ी सीखें। उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों को अपने जीवन में उतारोगे और अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। मेहनत करो, धैर्य रखो और टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलो। सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आपको ये समझदारी भरी बातें पसंद आई और आप ऐसे ही और मजेदार, आसान और दमदार केस स्टडी सुनना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। आगे भी हम साथ मिलकर ऐसे ही सीखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए क्योंकि आपके सीखने का सफर अभी बस शुरू हुआ है।